हेलो दोस्तों, नमस्कार। चाणक्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास देखेंगे और चैप्टर का नाम है कोशिका। जैसे बताया गया था कि चलेगा बायोलॉजी मेरे द्वारा, ठीक। और फिजिक्स का भी क्लास लगेगा राहुल सर के द्वारा। तो आगे हम देखते हैं। पहले जानते हैं कोशिका होती है क्या। कोशिका आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, ऐसे तो आप लोग देख नहीं सकते हैं। बहुत छोटी होती है, एक कण के बराबर होती है, ठीक। जानते हैं कोशिका कहते हैं क्या? सेल, जिसको हम सेल भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक। जीवन के निर्माण या खंड जो होती है वो कोशिका पर होती है। आप लोग 9th में परिभाषा पढ़े होंगे कि सजीवों के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, ठीक। पता होगा कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम सबसे पहले क्या था रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? तो 1665 में। पूछेगा कि रॉबर्ट हुक के द्वारा कैसी कोशिका का खोज किया गया, जीवित या मृत? तो मृत। कहाँ मिला था ये? मृत पेड़ की छाल, कॉक में, ठीक। उसके बाद कोशिका का अध्ययन क्या कहलाती है? कोशिका का अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी, ठीक। उसके बाद कोशिका का नाम लैटिन शब्द से लिया गया था, जिसको हम लोग स्मॉल रूम के नाम से भी जानते हैं, ठीक। कोशिका को खोज अन्य व्यक्ति के द्वारा भी किया गया था। अन्य व्यक्ति 3 हैं। जो लीवनहॉक है 1674 में किया था। ये किया था कि जीवित मैंने पानी के जीवित कोशिका का खोज किया था, पानी में जीवित कोशिका का खोज, ठीक। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। ये किया था केंद्रक में, न्यूक्लियस में। उसके बाद पुरकिंजे ने किया था 1839 में। इसने प्रोटोप्लाज्मक नामक में किया था, ठीक। उसके बाद यही है, इसको लिख लेते हैं जितना बात बोला गया है। पहले देख लेते हैं कोशिका कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी ये आपका हो जाता है कोशिका का अध्ययन। उसके बाद कोशिका के बारे में जान लेते हैं। कोशिका जिसको हम लोग बोलते हैं सेल, ठीक। पहला पॉइंट है कि कोशिका कहते किसको? तो आप लोग पढ़े होंगे सजीवों के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका कहते हैं। उसके बाद जीवन के निर्माण खंड को कोशिका कहते हैं, निर्माण खंड को। उसके बाद जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई, मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई को सिद्धांत भी हम कर सकते हैं। इसकी पहली खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1665 में। रॉबर्ट हुक, ठीक। इसने मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका का खोज किया था। ये किए थे पेड़ की छाल, पेड़ की छाल, जिसको हम लोग कॉक बोलते हैं, ठीक। उसके बाद 3 व्यक्ति ने खोज किए थे। उसके बाद जान लेते हैं कि कोशिका का नाम लैटिन शब्द में क्या? कोशिका का नाम लैटिन शब्द से लिया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल रूम के नाम से जानते हैं, स्मॉल रूम के नाम से, ठीक। उसके बाद कोशिका का अन्य खोज किया था, अन्य व्यक्ति। कोशिका का खोज अन्य व्यक्ति द्वारा,
अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया था। ठीक? पहला व्यक्ति आपका हो जाएगा लीवनहॉक। लीवनहॉक के द्वारा कब किया गया था? 1674 में। इसने किया था पानी में जीवित कोशिका था, जीवित कोशिका। ठीक, उसके बाद किया था आपका रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन किया था 1831 में। इसने किया था केंद्रक में, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक, उसके बाद तीसरा व्यक्ति का नाम है पुरकिंजे। इसने कब किया था? तो 1839 में। किस पर किया था? ये आपका किया था प्रोटोप्लाज्मा नामक। यही सब पढ़ाए थे कि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। कोशिका कहते हैं सजीवों के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई की, या जीवन के निर्माण खंड को, या जीवन की मौलिक इकाई की। पहली बार कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था 1665 में, जिसने मृत कोशिका का खोज किया था, जो पेड़ की छाल में। उसके बाद 3 व्यक्ति और थे। 3 व्यक्ति ने किया था लीवनहॉक 1674 में। इसने पानी में जीवित कोशिका का खोज किया था। उसके बाद आपका रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में, जिसने केंद्रक में किया था, न्यूक्लियस में। उसके बाद पुरकिंजे ने किया था 1839 में, नामकरण किया था। ठीक, आगे पढ़ते हैं कोशिका का सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत है। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है तो जानते हैं। सभी पौधे और जानवर कोशिका के बने होते हैं। जितने भी धरती पर पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीवित हैं, सीधा समझिए, जितने भी जीवित हैं वो सब कोशिका होते हैं। ठीक, जीवन की मूल इकाई को कहा जाता है। स्लाइड और स्वर्ण ने 1838 के द्वारा सिद्धांत दिया था कोशिका। पूछेगा कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइड व स्वर्ण ने दिया था। ठीक, बिच्छू ने कोशिका पर काम किया। इन्होंने 1855 में अपना प्रसिद्ध कोशिका सिद्धांत अमोनियम और सेल्यूलोज प्रकाशित किया था। नई कोशिका से पहले मौजूद कोशिका बनी हुई थी। ठीक, पूछेगा कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग की, अंडे की। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की, अंडे की। और सबसे छोटी कोशिका का होता है माइक्रोप्लाज्मा, जिसको हम लोग बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। सबसे बड़ी कोशिका मानव में होती है। कहाँ होती है? तो अंडाणु में होती है। उसके बाद सबसे छोटी कोशिका मानव में होती है, वो कहाँ होती है? शुक्राणु में होती है। ठीक, पुरुषों में सबसे बड़ी कोशिका होती है न्यूरॉन, सबसे लंबी होती है। अब महिला में सबसे छोटी होती है आरबीसी। ठीक, यही है कोशिका का सिद्धांत। आइए लिख लेते हैं इसके बारे में। कोशिका सिद्धांत, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्स ऑफ थ्योरी। ठीक, कोशिका का सिद्धांत, जितना बोले उतना ही लिखे। सभी पेड़ पौधों और जानवर कोशिका का बना होता है। दूसरा पॉइंट, जीवन की मूल इकाई। उसके बाद ग्लाइकेन और
स्वान 1838 द्वारा दिया गया गया। उसके पास बिरचो ने और कोशिका पर काम किया। इन्होंने 1855 में अपना प्रसिद्ध कोशिका सिद्धांत सेलुला प्रकाशित किया। ठीक, आगे बताए थे कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। सबसे बड़ी कोशिका, इसमें आपका हो जाएगा शुतुरमुर्ग के अंडे। उसके बाद था सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका ये आपका हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया। ठीक, उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका मानव में। सबसे बड़ी कोशिका मानव में तो हो जाएगी आपका तंत्रिका। ये सबसे कोशिका मानव, सबसे बड़ी कोशिका मानव में अंडाणु। उसके बाद सबसे छोटी कोशिका मानव में हो जाएगा आपका शुक्राणु। ठीक, जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म इसको बोलते हैं ओव्यूल। ठीक, उसके बाद पुरुषों में पूछेगा सबसे बड़ी। पुरुषों में सबसे बड़ी तो ये हो जाएगा आपका न्यूरॉन। महिला में सबसे छोटी पूछेगा, सबसे छोटी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आरबीसी। न्यूरॉन को आप लोग कहते हैं सबसे लंबी, यही होती है सबसे लंबी। हम कोशिका सिद्धांत के बारे में बताए थे कि सभी पेड़ पौधे जितने भी हैं वो सब कोशिका की बनी होती है। उसकी बात बताए थे कि जीवन की मूल इकाई को कोशिका कहते हैं। स्लाइड 1 ने 1838 के द्वारा दिया गया था इसका सिद्धांत। ठीक, उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे। पूछेगा सबसे छोटी कोशिका तो माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरियम होती है।
उसके पास सबसे बड़ी कोशिका मानव में होती है जिसको अंडाणु बोलते हैं, और सबसे छोटी कोशिका बोलेगा तो शुक्राणु में होता है जिसको स्पर्म बोलते हैं। पुरुषों में सबसे बड़ी होती है न्यूरॉन, और महिला में सबसे छोटी होती है आरबीसी। आगे हम लोग कोशिका के भाग के बारे में जानेंगे। उसके बाद कोशिका भाग, पहला है कोशिका झिल्ली जिसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। ठीक, कोशिका झिल्ली, उसके बाद प्लाज्मा झिल्ली भी बोला जाता है। पहले आपका कोशिका झिल्ली जिसको प्लाज्मा झिल्ली, इसकी विशेषता क्या क्या? पहला, ये पतला होता है और लचेदार होता है, लचीला होता है। ठीक, उसके बाद ये जीवित होती है। ठीक, ये सबसे बाहरी आवरण होती है, यह बाहर की ओर होती है। सेल की सामग्री को यह धारण करती है, माने सेल के तरह होती है। ठीक, एक निश्चित आकार प्रदान करती है, इसकी एक निश्चित आकार है, यह जैसे बनेगी वैसे ही रहेगी। ठीक, उसके बाद यह कुछ पदार्थों में संचलन को सुगम बनाता है क्योंकि यह चयनात्मक रूप से परागण झिल्ली होती है। ठीक, इसमें कार्बनिक अणुओं में होती है, प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। ये किस चीज़ का बना होता है? प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। लचीलापन कोशिका के अंदर होने में समक्ष बनता है। ठीक, जिसको यूनिफूल बाहरी वातावरण से भोजन या अन्य सामग्री मिलती है। ठीक, इसको लिख लेते हैं कोशिका का भाग, आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा। कोशिका का भाग, पहला आपका हो जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली। इसकी विशेषता के बारे में जान लेते हैं। विशेषता क्या क्या है? विशेषताएं, पहला विशेषता हम लोग आपको बताए थे, जो ये पतला होता है और लचीलापन होता है, लचीला होता है, लचीला। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम बताए थे, यह जीवित होती है। जीवित मतलब ये लिविंग कर सकती है। 2 बजे का देता है। उसके बाद यह सबसे बाहरी आवरण में होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी गार्ड। जी, ठीक। उसके बाद सेल की सामग्री, सेल की सामग्री को धारण करता है, को धारण करता है। उसके बाद पढ़े थे इसके बारे में, विशेषता था यह कुछ पदार्थों में, पहले इसको लिख लीजिए, यह एक निश्चित आकार की होती है, एक निश्चित आकार में होती है, आकार में होती है। उसके बाद यह कुछ पदार्थों के संचलन को सुगम बनाता है क्योंकि यह चयनात्मक रूप से
कार्बन झिल्ली। अगला पॉइंट हम बोले थे कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक जिसको हम लोग प्रोटीन प्लस लिपिड से बना। उसके बाद अगला पॉइंट था लचीलापन। लचीलापन कोशिका को अंदर लेने में समझ बनता है। उसके बाद अगला बने थे यूनिफ्यूजी। यूनिफ्यूजी से बड़ा होता है बाहरी वातावरण से भोजन या अन्य सामग्री। ठीक। कोशिका का भाग था। कोशिका झिल्ली के बारे में कर रहे थे। इसकी विशेषता होती है लचीलापन होती है, यह जीवित होती है, जिसको लिविंग कर सकती है। ठीक। उसके बाद इस सबसे बाहरी आवरण में यह बॉडीगार्ड के रूप में ये काम करती है। सेल की सामग्री को धारण करती है, एक निश्चित आकार में होती है। यह कुछ पदार्थों में संचलन और सुगम बनता है क्योंकि यह चयनात्मक रूप से परागण झिल्ली का है। कार्बनिक यौगिक प्रोटीन प्लस लिपिड का बना होता है। ठीक। उसके बाद लचीलापन कोशिका को अंदर लेने में समझ बनाता है। उसके बाद यूजी4 बाहरी वातावरण या भोजन अन्य सामग्री लेती है। ठीक। फिर आगे देखते हैं। आगे कोशिका झिल्ली में परिवहन कैसी होती है। ठीक। परिवहन मतलब होता है काम करना। कैसे कैसे होती है। पहला आता है विसरण। विसरण होता है कि उच्च विसरण होता है उच्च सदांत वाले क्षेत्र में निम्न सदांत वाले क्षेत्र और अणुओं को एक सहज गति में करना है। ठीक। जैसे हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन, जैसे गैस द्रव उसके बाद ठोस में बदलती है। ठीक। छोटी आकार के पदार्थों द्वारा दिया गया आधारण जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। उसके बाद सेलुलर गतिविधि के कारण CO2 का उत्पन्न होता है। ठीक। कोशिका के अंदर CO2 सांद्रता करती है और CO2 की सांद्रता बाहरी वातावरण में है। ठीक। CO विसरण में माध्यम से कोशिका बाहर निकलती है। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि छोटा छोटा कण बाहर रहती है। डिफ्यूजन में एक बोतल, यही डिफ्यूजर छोटा छोटा कण। ठीक। जिसको डिफ्यूजर बोलते हैं। ये आपका विसरण होगा। उसका बाद होता है परासरण। पहले विसरण के बारे में लिख लेते हैं तब आगे परासरण देखते हैं। कोशिका झिल्ली में परिवहन, हेडिंग दीजिएगा कोशिका झिल्ली में परिवहन। ठीक। पहला होगा आपका विसरण, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक। आगे क्या होती है विसरण लिखिए। उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र
उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र अणुओं की एक सहज गति। ठीक, रेट ऑफ डिफ्यूजन, पहले आ जाता है आपका गैस के बाद ये जाएगी आपका द्रव के बाद जाएगी ये ठोस। उसके बाद छोटी आकार के पदार्थों ये आपका लिखा हुआ गैस, उसके बाद ये द्रव के बाद ठोस द्रव गैस छोटी आकार के पदार्थों द्वारा होती है। ठीक, आप उदाहरण ले लीजिए, एक उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण दे देते हैं आपको। आयन अणु, आप लोग आयन अणु के बारे में जानते होंगे। आयन अणु जिसको हम लोग बोलते हैं CO2, चाहे ऑक्सीजन आप ले लीजिए, CO2 चाहे ऑक्सीजन। ठीक, दूसरा है सेलुलर गतिविधियां ये द्वारा CO2 का उत्पादन करना। उसके बाद हम आगे देखेंगे कोशिका के अंदर CO2 की सांद्रता इसको CO2 की सांद्रता बाहरी वातावरण अगला पॉइंट CO2 विसरण के माध्यम से कोशिका से बाहर निकलती डिफ्यूजर आप फिगर बना लीजिएगा, एक डिफ्यूजर का ट्यूब जल फिगर, ये कन होता है बड़ी एक लोग को पता नहीं। इसके बीच में छोटा यहाँ पर दिक्कत होता है। पेट में हाथ से पीछे थी। उसके बाद ये डिफ्यूजर में चल रही है, अगला का लीजिए। उसके बाद यहाँ से
यही होती है विसरण। समझ गए आप लोग, इसको नोट डाउन। कोशिका झिल्ली में परिवहन, पहला होता है विसरण डिफ्यूजन, उच्च सांद्र वाले क्षेत्र से निम्न सांद्र वाले क्षेत्र में अणुओं की सहज गति करना, ठीक। उसके बाद रेट ऑफ डिफ्यूजन, गैस द्रव ठोस होता है, ठीक। छोटी आकार से पदार्थ द्वारा होती है, उदाहरण है आयन अणु। आयन अणु में आपका आ जाएगा CO2 ऑक्सीजन, ठीक। सेलुलर गतिविधि के द्वारा CO2 का उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न होता है जब सेलुलोज गतिविधि करती है। कोशिका के अंदर CO2 से बड़ी होती है CO2 की संघ बाहरी आवरण, CO2 की विसरण के माध्यम से कोशिका से बाहर निकलती है। ये आपका डिफ्यूजर का फिगर हो गया, ये अणु हो गया इसमें आपका, ठीक। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल देखेंगे इसके आगे। विसरण में परिवहन में और आएगा, तो कल इसके साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।